हेलो एवरीवन, दिस इज संदीप कुमार और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं CDS 1 2014 के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट 8, जहां पे हम क्वेश्चन नंबर 71 से लेके क्वेश्चन नंबर 80 तक करने वाले हैं और देखेंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं और कैसे आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो फिलहाल जो भी यहाँ पे पुराना कोई भी अगर आपका डाउट हो वो आप कमेंट कर सकते हैं और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ में अगर आप हमें अनअकैडमी प्लस पे फॉलो करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी प्लस पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज अनअकैडमी प्लस पे आपको बैच कोर्सेज मिलते हैं जिसमें आपको कंप्लीट कोर्स में यानी कि सिंगल एक बैच कोर्स में कंप्लीट सिलेबस आपका कवर हो जाता है। तो इस तरह से फिलहाल हमारा CDS IM में बैच जो है वो लॉन्च हो चुका है। 14 अप्रैल से ये स्टार्ट हो रहा है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारे एजुकेटर, ये फैकल्टी है जिसके थ्रू आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और साथ में CAPF का जो कोर्स है वो भी लॉन्च हो चुका है 21 अप्रैल से, तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें ये फैकल्टी कंप्लीट जो आपको फुल सिलेबस करवाने वाली है, पेपर 1 एंड पेपर 2 बोथ। सो आप अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन कर सकते हैं। ये सब्सक्रिप्शन प्लान है 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ। और अगर आप यूज करते हैं कोड का करियर स्टडी लाइव का तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, सो यूज कोड करियर स्टडी लाइव जिससे कि आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाए। और बाकी अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आता है, अनअकैडमी से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आता है, तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी होगा, करियर स्टडी सर्च कर सकते हैं आप टेलीग्राम पे। एंड वन मोर थिंग इज कि अगर आप फ्री क्लासेस को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी पर मेरी फ्री क्लासेस भी देख सकते हैं। अभी हम OIR के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, तो नेक्स्ट मंथ से हम मैथ्स एंड रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं मई मंथ से। तो अभी स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो आज हम करने वाले हैं CDS 1 2014 के क्वेश्चन नंबर 71 से आगे के क्वेश्चन। सो देखिए, ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71, और हमें यहाँ पे क्या कहा हुआ है। इस क्वेश्चन में हमें कहा है कि 2 लाइट रॉड्स हैं, ओके, और उनकी जो लेंथ है AB एंड CD वो है हमारे पास A+B एंड A-B, ओके। तो इसमें हमें क्या कहा है, तो अगर मैं यहाँ पे साथ साथ में ड्रॉ कर लूं तो किस तरह से बन जाएगा। और उनके बीच में हॉरिजॉन्टल प्लेन है, देयर आर केप्ट इंटैक्ट बाय 2 स्ट्रिंग्स AC एंड BD। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द रोड्स इज A, द लेंथ ऑफ AC हमने बताना है। देखो यहां से अगर आप देखोगे ना तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, टाइप ऑफ हम बोल सकते हैं कि ये हमारे पास ट्रेपेजियम बन जाना है, बिकॉज 2 रॉड्स हैं, उनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी गिवन है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो उनके बीच में A है, और लेट हमारे पास ये जो डिस्टेंस है वो भी गिवन है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, इफ दिस इज A+B, दिस इज A-B। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस A है और कोई वैल्यू, और यहां पे भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस सिमिलरली A रहना है। एंड इफ दिस इज AB, दिस इज CD, एंड ये हमारे पास AC एंड BD भी गिवन है। और लेट दिस इज E, दिस इज F। इस तरह से हमने कुछ पॉइंट मान लिए, ओके। सो नाउ हमें बताना है कि जो ये लेंथ ऑफ AC है ना, AC की जो लेंथ आनी है ये कितनी आनी है, ये हमने बताना है। सो क्या कर सकते हैं यहां से, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये, तो 90 डिग्री होगा, तो हम ट्राई करेंगे कि हम यहाँ पे पाइथागोरस लगा सकें। तो देखते हैं कि क्या क्या किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो अगर हम देखें तो हमारे पास, ओके, तो अगर ये देखो एक पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये हमने सिमेट्रिकली रखे हुए हैं, तो अगर ये सिमेट्रिकली रखे होंगे तो AC इज इक्वल टू BD होगा। पहली बात तो ये हो जाएगी, AC इज इक्वल टू BD होगा। फर्स्ट थिंग तो ये आ जानी है यहां से। और अगर जो है ये अगर इक्वल होगा तो बाकी जो है हम ये भी बोल सकते हैं फिर CD इज इक्वल टू EF होगा। तो अगर ये A-B है तो इतनी वैल्यू भी A-B ही होनी है। एंड ओके, सो नेक्स्ट जो है हम क्या कर सकते हैं। अब देखो कंप्लीट AB जो है ना वो कैसे बन रहा है, वो बन रहा है AE प्लस EF प्लस FB, इस तरह से बन रहा है। और वो किसके बराबर है, वो A+B के बराबर है। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। तो अगर मैं यहां से वैल्यू पुट करता हूं तो AE प्लस FB जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 2 ऑफ AE, क्योंकि वो दोनों इक्वल है। ठीक है, क्योंकि जब AC इज इक्वल टू BD इक्वल है ना, तो ये वाली लेंथ भी तो ऑब्वियसली इक्वल ही होनी है क्योंकि वो सिमेट्रिकली रखे हुए हैं। एंड प्लस हमारे पास है EF की वैल्यू कितनी है, A-B है, इज इक्वल टू A+B। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 2 ऑफ AE की वैल्यू कितनी आएगी, A से कट हो जाना है, सो दिस इज 2B, एंड AE की वैल्यू आ जानी है B। ठीक है, AE की वैल्यू कितनी मिल गई, B। आई होप अब ये सिंपल हो गया। AC कितना आएगा, अब इस ट्रायंगल में अगर आप देखोगे A, E और C में यहां राइट एंगल है, यहां पे A है, यहां पे B है, तो ये कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ A² प्लस B²। पाइथागोरस लगा लेंगे।
तो ये क्वेश्चन था, थोड़ा सा पिक करना मुश्किल हो सकता है किसी किसी के लिए, बट अगर आपने ये क्वेश्चन पिक कर लिया तो काफी जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं। सिमेट्रिकली लिखा है, दैट्स वाई AC इज इक्वल टू BD है, और बाकी फिर क्वेश्चन आपके पास सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हमें कहा है कि लेट PQRS बी और रेक्टेंगल सच दैट PQ इज इक्वल टू √3QR। तो हम एक रेक्टेंगल मान लेते हैं, दिस इज PQRS and let this is the diagonal. Okay, so PQ दिया हुआ है हमें QR, okay, and PRS हमारे पास गिवन है। सो हम क्या कर सकते हैं यहां से, तो PQ अगर हमारे पास √3QR है तो ट्राई करते हैं यहां से हम कोई प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। हमसे एंगल PRS पूछा है, PRS पूछा, ये थीटा हमने बताना है, तो हम बता सकते हैं ये रेक्टेंगल है और PQ इज इक्वल टू √3QR है। चलिए, तो दैट मीन अगर ये लेट दिस इज x होगा तो ये कितना होगा, ये √3x होगा, बस इतना बोल सकता हूं मैं। तो अगर ये भी x होगा तो ये √3x होगा। अब यहां से हम क्या करते हैं, हम कौन सा थीटा लगा सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं tan थीटा यूज करूंगा तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि अब देखो थीटा अगर यहां पे है तो परपेंडिकुलर होगा थीटा के सामने वाला साइड जो है, यानी कि PS अपॉन में बेस यानी कि SR। सो दिस इज इक्वल टू x अपॉन में √3x। सो tan थीटा कितना आ रहा है, tan थीटा आ रहा है 1/√3, एंड आई होप आपको पता होगा कि tan थीटा 1/√3 अगर आ रहा है तो दिस इज tan 30, तो यहां से आपको थीटा मिल जाएगा 30 डिग्री। सो दिस इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 73 है हमारे पास। हमें कहा है कि द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल लाइज बिटवीन 40 to 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, इफ वन ऑफ द साइड्स इज 5 सेंटीमीटर देन इट्स डायगोनल लाइज बिटवीन। ओके, सो एक रेक्टेंगल जो है उसका जो एरिया आ रहा है ना वो किसके बीच में, वो 40 to 45 के बीच में है। अब देखो सिंपल सी बात समझो, ज्यादा कुछ बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ये समझो, अगर एक साइड जो है वो 5 है, एरिया क्या होता है, एरिया होता है रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब अगर ब्रेड्थ 5 होगी तो जो आपके पास लेंथ आनी है वो कितनी आनी है, मतलब मैं अप्रोक्सीमेट पे जा रहा हूं सो दैट कि आप इजीली समझ सके कि हमें क्या करना है। तो अगर ब्रेड्थ जो है वो 5 होगी तो आपके पास लेंथ कितनी हो सकती है, अगर मैं 8 रखूंगा तो आपके पास ये 40 आएगा, और अगर मैं 9 रखूंगा तो ये 45 आएगा। दैट मीन जो लेंथ होगी, लेंथ जो है वो कितनी होनी चाहिए, 8 से ग्रेटर होनी चाहिए बट लेस देन 9 होनी चाहिए, मतलब 8 और 9 के बीच में होनी चाहिए। तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप सपोज कर लो कि लेंथ जो है वो 8.5 है, ठीक है। आई थिंक कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप 8.5 सपोज कर लोगे बहुत अच्छा रहेगा, इजिली सॉल्व हो जाएगा। सो हमें कहा है कि डायगोनल जो है वो कहां तक हो सकता है, कहां तक रेंज करेगा उसका जो डायगोनल आना है। सो अगेन सिमिलरली वही कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे। हमारे पास दो चीजें हैं, ये अगर रेक्टेंगल है मैं वही दो केस यूज करूंगा। मुझे पता है कि अगर ये 5 है तो ये ग्रेटर देन 8 होगा, ये 5 है तो ये लेस देन 9 होगा, तो मैं इस रेंज में ही रखूंगा। तो 5 और 8 से मेरे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, 64, और ये कितना आ जाएगा 25। सो दिस इज 64 एंड 25, यानी कि आ जाएगा √89। तो √89 जो है वो कितना आना है, मतलब 9 से बड़ी वैल्यू है ये, क्योंकि 9 का 81 होता है। तो मुझे ये पता लग गया कि जो डायगोनल आएगा ना ABCD में, जो डायगोनल आएगा वो 9 से बड़ा होगा, क्योंकि √89 है, √89 जो होता है वो आपका ग्रेटर देन 9 होता है। ये हो गया मिनिमम वैल्यू, क्योंकि 8 पे मिनिमम मिल रहा है मुझे, और मैक्सिमम कितना हो सकता है 5 9 से, तो 81 + 25, सो ये कितना आएगा 106। सो दिस इज √106। अब ये मुझे पता लग गया कि √106 जो है ना वो लेस देन √121 है, मतलब वो 11 से लेस है। √106 जो है वो लेस देन 11 है, तो रेंज मिल गया ना मुझे, 9 से 11 के बीच में होना चाहिए। आई होप ये क्लियर होना चाहिए। फिलहाल 9 और 11 के बीच में इसका रेंज आना है। अगला क्वेश्चन है, हमें कहा है कि एक सिलेंडर इज सर माउंटेड बाय ए कोन एट वन एंड, हेमिस्फीयर एट द अदर एंड। ओके, सो एक सिलेंडर जो है उस पे हमने क्या करा है, उस पे हमने एक जगह पे कोन जो है वो माउंट करा है और एक जगह पे हमने हेमिस्फीयर माउंट करा है, ठीक है। तो इस तरह से हमने उन पे माउंट करा हुआ है।
सो द कॉमन रेडियस इज 3.5, तो रेडियस जो है वो 3.5 है, मतलब इन सभी की जो रेडियस है ना वो 3.5 है, तो रेडियस के लिए कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज 3.5। एंड द सेकेंड थिंग इज की द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 6.5, तो इतनी जो वैल्यू है दिस इज 6.5। नाउ द टोटल हाइट ऑफ द स्ट्रक्चर इज 12.8। देखो अब सिंपल सी बात है, अगर ये 3.5 है ना, रेडियस 3.5 है, तो जो आपका सर्कुलर पोर्शन होता है वो रेडियस के थ्रू ही चलता है ना, तो अगर ये 3.5 है तो ये भी 3.5 होगा, तो दैट मीन ये नीचे वाला जो पोर्शन आएगा ये 3.5 होगा, और टोटल आपको गिवन है कि टोटल जो है वो 12.8 है, तो ऊपर वाला जो पोर्शन आएगा, ये ऊपर वाला पोर्शन जो है वो कितना आ जाना है, 12.8 माइनस 6.5 माइनस 3.5, सो दिस इज इक्वल टू 2.8। हाँ, दिस इज 2.8, तो एक बार चेक कर लीजिएगा, तो ये हमारे पास कुछ वैल्यूज आ गई। नाउ दैट्स इट, वॉल्यूम ऑफ द स्ट्रक्चर जो है वो कितना होगा, हमने ये बताना है कहां किस रेंज में होना है। तो वॉल्यूम क्या बनेगा, वॉल्यूम बनेगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, ये तीन चीजें बननी है। सो दिस इज इक्वल टू क्या क्या बन जाएगा हमारे पास, सबसे पहले है कोन, कोन का क्या आ जाना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 2/3 पाई आर का क्यूब। तो यहां पे वैल्यू पुट करो, सो दिस इज 1/3 इंटू, देखो कुछ चीजें कॉमन निकाली जा सकती हैं, जैसे क्योंकि आपको पता है रेडियस सभी का कॉमन है, तो मैं पाई कॉमन निकाल सकता हूं, मैं आर स्क्वायर कॉमन निकाल सकता हूं। ठीक है, सो ये कुछ चीजें कॉमन आ जाएगी, अंदर क्या बचेगा 1/3 इंटू एच प्लस आर 2/3 ऑफ आर, ये अंदर वैल्यू बचेंगी। सो दिस इज इक्वल टू 22/7 इंटू रेडियस कितना था 3.5 इंटू 3.5, एंड अंदर हमारे पास वैल्यू है 1/3 इंटू हाइट कितना है, अब हाइट किसका, कोन का हाइट है 2.8 प्लस सिलेंडर का हाइट कितना है, दिस इज h1, दिस इज h2, दिस इज दैट्स इट। ओके, सो दिस इज 6.5 एंड दिस इज 2/3 ऑफ 3.5। तो आई होप अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये हमारे पास वैल्यू आएगी 376 के अराउंड आएगी। सो दिस इज 376.02 सेंटीमीटर का क्यूब। तो हमें पूछा था अप्रोक्सीमेट कितना होगा, तो 376 किसके बीच में आएगा, 370 एंड 380 के बीच में। सो इट शुड बी ए ऑप्शन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 74। सिर्फ हमें वॉल्यूम निकालना था, थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा क्योंकि कैलकुलेटिव है। क्वेश्चन नंबर 75 है, हमें कहा है कि in a triangle ABC, AB is equal to BC is equal to CA, the ratio of the radius of the circumcircle to that of the incircle is। तो सर्कुम सर्कल और इन सर्कल का जो रेशियो है, उसका रेशियो क्या होना है ये हमने बताना है। ओके, सो लेट हमारे पास कोई ट्रायंगल है और इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक सर्कल जो है वो बाहर है क्योंकि वो सर्कुम सर्कल है, और एक सर्कल जो है वो अंदर है क्योंकि वो इन सर्कल है। ये हमें कुछ वैल्यूज गिवन है, एंड नाउ बाकी हमें कुछ गिवन नहीं है, बस हमें ये पूछा है कि सर्कुम सर्कल और इन सर्कल का जो रेशियो है वो कितना आना है। सो आई थिंक इसमें ज्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है। अगर मैं सिर्फ एक मीडियन ड्रॉ करता हूं, तो आपको पता है कि जो मीडियन होता है उसका जो लोअर लेस वाला पोर्शन होता है वो इन सर्कल की रेडियस होता है, और जो लेट दिस इज ए बी एंड सी एंड दिस इज ओ पॉइंट, दिस इज डी पॉइंट। तो देखो ए ओ जो है वो क्या होगा, वो रेडियस ऑफ सर्कुम सर्कल होगा। ठीक है, और जो आपके पास ओ डी होगा वो क्या होगा, रेडियस ऑफ इन सर्कल होगा। अब बस यहां से आप ये समझो, आई होप ये भी आपको अच्छे से पता होगा कि जो मीडियन होता है ना, मीडियन जो होता है वो सेंटर में, मीडियन जो है वो सेंटर में किस रेशियो में डिवाइड होता है, 2:1 में। दैट्स इट। तो यही तो मुझे बताना है कि AO और OD का रेशियो कितना होगा। सो दिस इज 2:1। तो आई थिंक ये जस्ट 1 या 5-10 सेकंड का क्वेश्चन था। जब आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में पढ़ेंगे तो डायरेक्ट ये आपके पास वैल्यूज है, मतलब आपने अगर अच्छे से ज्योमेट्री करा होगा तो इसमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं था। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट आ गया कि जो मीडियन है वो 2:1 में डिवाइड होता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 76। हमें कहा है कि साइन ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू 1 वेयर 0 इज लेस देन b इज लेस देन 45। व्हाट इज कॉस ऑफ a माइनस b। तो कॉस ऑफ a माइनस b जो है वो किसके बराबर होना है।
अब देखो आपको ये अच्छे से पता होगा कि साइन जो है वो a प्लस बी अगर 1 है तो 1 तो होता है कहां पे, साइन 90 पे होता है। तो आपको पता लग गया कि a प्लस बी 90 होना चाहिए। अगर a प्लस बी 90 होना चाहिए तो मुझे निकालना है कॉस ऑफ a माइनस बी। ठीक है, सो कॉस ऑफ a माइनस बी अगर मैंने निकालना है तो कितना बनेगा। अब और हमें ये भी कहा कि 0 से b जो है वो 0 और 45 के बीच में, अदरवाइज तो मैं 45 पुट करता। तो अब क्या कर सकता हूं मैं, यहां से मैं अगर वैल्यू पुट करूंगा तो ये बन जाएगा कॉस ऑफ, ओके, सो a को मैं लिख सकता हूं 90 माइनस बी, तो इसको मैं लिख सकता हूं कॉस ऑफ 90 माइनस बी माइनस बी, a की जगह में मैंने 90 माइनस बी लिख दिया। सो दिस इज कॉस ऑफ 90 माइनस 2b। तो कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो कॉस ऑफ 90 माइनस 2b क्या होगा, साइन 2b होगा। सो आई होप अगेन सिंपल क्वेश्चन था। सॉरी, इट्स नॉट सी, इट्स ऑप्शन ए। ठीक है, क्या आ जाएगा, ए आंसर आ जाएगा, साइन 2b। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 77 है। हमें कहा है कि फॉर अ प्लॉट ऑफ लैंड ऑफ 100 into 80 the level is to be raised by spreading the earth from a stack of a rectangular base 10 meter into 8 meter with vertical section being a trapezium of height 2 meter. The top of the stack is 8 into 5. So by how many centimeter can the level be raised? तो लेवल जो है उसको हम कितना रेज कर सकते हैं ये हमने बताना है। सो यहां पे अगर हम बात करें तो देखिए क्या है, एक लास्ट टाइम भी हमने क्वेश्चन करा था, मैंने वहां पे भी आपको बताया था कि जब भी हम वॉल्यूम की बात करते हैं ना, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट होता है। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी वॉल्यूम जो होगा, किसी भी फिगर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अब हमें ये कहा हुआ है कि हमारे पास एक प्लॉट है 100 बाई 80 मीटर है, मतलब एक 100 बाई 80 मीटर का इस तरह से कोई प्लॉट होगा। उसमें हमने क्या करना है, द लेवल इज टू बी रेज्ड बाई, इसको हमने थोड़ा ऊंचा उठाना है। कैसे ऊंचा उठाना है, फ्रॉम अ स्टैक ऑफ रेक्टेंगुलर बेस, किसी स्टैक में से हमने क्या करना है, हमने कुछ ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ हमने मिट्टी उठानी होगी 10 बाई 8 मीटर जिसका बेस है, और वर्टिकल सेक्शन जो है वो ट्रापेजियम है, हाइट जिसका 2 मीटर है, और टॉप जो है वो स्टैक का 8 बाई 5 मीटर है। सो हमने बताना है कि बाई हाउ मेनी सेंटीमीटर कैन द लेवल बी रेज्ड। सो देखो अगर मान लो हमारे पास 100 बाई 80 की कोई लैंड है, उसको हमने रेज करना है लेवल को, तो क्या हो जाएगा, आपको पता है कि यहां पे जो हाइट इंक्रीज होनी है वो इतनी इंक्रीज होनी है जितना इसका वॉल्यूम होगा, क्योंकि वहां से हम स्टैक में से अर्थ जो है वो अर्थ निकालेंगे, मतलब स्टैक में से हमने क्या करना है, मिट्टी निकालनी है और इसके ऊपर डाल देनी है। तो जितनी मिट्टी हम स्टैक में से लेकर आएंगे उतना ही राइज करेगा ना लेवल। तो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि वॉल्यूम्स की वजह से राइज करेगा। तो हम ये बोल सकते हैं, अगर एक इक्वेशन के फॉर्म में हम बना रहे हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ लैंड इनटू हाइट किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ द स्टैक होना चाहिए। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्टैक होना चाहिए। अब देखो स्टैक के लिए, क्योंकि वो ट्रापेजियम फॉर्म में है, तो मैं वॉल्यूम आपको बता देता हूं क्या आएगा। वॉल्यूम आपके पास बन जाना है यहां से एरिया ऑफ जो भी बेस होगा और इनटू उसकी हाइट। तो एरिया ऑफ बेस ये हमेशा ही रहता है इनटू हाइट। तो अब एरिया ऑफ बेस, क्योंकि वो ट्रापेजियम है तो ट्रापेजियम के केस में क्या रहना है, ओके, सो अगर हम एक ट्रापेजियम की बात करते हैं, एक्चुअली इस चीज को कवर करने से पहले अगर मैं साथ में थोड़ा सा आपको ये डायग्राम के थ्रू बता दूं, क्योंकि अगर मैं एरिया ऑफ बेस लिख रहा हूं तो शायद कुछ कुछ कैंडिडेट जो है वो कंफ्यूज हो सकते हैं। आप ये समझिएगा कि जब मैं ट्रापेजियम फॉर्म में स्टैक निकालूंगा, जो भी मिट्टी वहां से निकलेगी वो किस तरह से निकलेगी। एक ट्रापेजियम फॉर्म में इस तरह से बोल सकता हूं, जैसे देखो क्यूब फॉर्म में ऐसे निकलेगी ना, क्यूब ऐसा ऐसा रहता है। ठीक है, अगर मैंने क्यूब बनाना है, अगर 3D में बनाएंगे, पेंटिंग थोड़ी ज्यादा खराब हो गई बट आई होप आप समझ सकते हैं कि क्यूब 3D में कैसा होगा, तो ट्रापेजियम 3D में कैसा होगा। अब ट्रापेजियम जो होता है वो इस फॉर्मेट में होता है, तो वो आगे भी एक और सिचुएशन होनी चाहिए उसी तरह से। ठीक है, इस तरह से आपके पास एक सिचुएशन होगी, ओके, और इनको हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, सो एक बार चेक कर लीजिएगा, ये हमारे मतलब ट्रापेजियम जो आना है वो भी फिर हमारे पास 3D में आना है। तो अब पॉइंट यहां पे ये है कि जो मैं बेस का एरिया लिख रहा हूं ना, वो बेस है कौन, बेस होगा जो फ्रंटल साइड होनी है, मतलब जो ट्रापेजियम बनना है। अब ये थोड़ा सा समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन आप एक पॉइंट ये समझ लीजिएगा कि जब मैं यहाँ पे एरिया ऑफ बेस लिख रहा हूं
तो उसका ये पोर्शन होगा, जो सामने वाला पोर्शन होगा, ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज द एरिया ऑफ बेस। क्योंकि ये 3D है तो ये इसकी हाइट होगी कुछ आगे की तरफ को, क्योंकि वो 3D में आना है इस तरह से। तो आई होप आप थोड़ा सा समझ पा रहे होंगे कि इस तरह से मैं कह रहा हूं कि 3D में आना है तो वो ट्रैपेजियम थोड़ा आगे चला जाना है। सो मुझे वो एरिया निकालना पड़ेगा। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे? ट्रैपेजियम का टोटल एरिया तो वैसे 1/2 जो भी आपके पास लेंथ प्लस ब्रेड्थ होगी इनटू हाइट होता है, लेकिन वो आपके पास डिफरेंट है। यहां पे हम वो क्रॉस सेक्शनल एरिया बोल सकते हैं इसको। अगर मैं एग्जैक्ट वर्ड दूं तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट होता है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसे निकालेंगे? देखो आपको ये कहा था, ठीक है, इस तरह से मैं यहां पे रख देता हूं। आपको ये कहा था ये जो है, जो आपका बेस है वो 10 मीटर है और ऊपर जाके वो कितना रह जाता है? वो 8 मीटर ही रह जाता है। पहले वो 10 मीटर था, ऊपर जाकर वो 8 मीटर ही रह जाता है। 10/8 था, वो 8/5 बन गया। इस तरह से हमें कुछ वैल्यूज गिवन है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं कि इसका एरिया आप कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो आपको क्या करना है, यहां पे आप फॉर्मूला लगा सकते हैं 1/2 इंटू जो आपके पास पहले वाली लेंथ है और बाद वाली जो ब्रेड्थ है। सो दिस इज लेंथ प्लस ब्रेड्थ, बट ध्यान रखना है वो पहले और बाद वाली अलग अलग है। इंटू जो आपके पास ये 2 मीटर वाली हाइट है ये, तो ये हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और ये वाली हाइट अलग रहेगी, ठीक है। सो दिस इज 1/2 इंटू 10 + 5 इंटू 2, और ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी? 8 मीटर है। जो अगर आप कॉमन हाइट देखेंगे तो दोनों में कितनी है? 8 है। सो दिस इज इक्वल टू कितना आना है? 120। सो दिस इज 120 मीटर का क्यूब। तो ये आप यहां पे पुट करेंगे। सो एरिया ऑफ लैंड कितना है? एरिया ऑफ लैंड जो है वो है हमारे पास, लैंड का एरिया जाना है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सो दिस इज इक्वल टू 100 इंटू 80। सो दिस इज 8000 इंटू हाइट इज इक्वल टू 120 मीटर का क्यूब। दिस इज मीटर स्क्वायर। सो एच कितना आना है? 120 अपॉन में 8000। सो इसको अगर हम थोड़ा सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये मीटर है तो इसको मैं सेंटीमीटर में लिख देता हूं। सो 12 अपॉन में 800 इंटू 100। सो 0 0 कट हो जाना है। 12 अपॉन में 8 इज इक्वल टू 1.5। तो दिस इज 1.5 सेंटीमीटर। डी ऑप्शन आ जाना है। तो थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग रहेगा, तो कोई डाउट रहेगा तो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि अभी हम बहुत ज्यादा टाइम नहीं ले सकते हैं। बट मैंने एक आइडिया बता दिया कि कैसे आप सॉल्व कर सकते थे। कोई डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। हमें कहा है कि AB इज द स्ट्रेट लाइन, C and D are points on the same side of AB such that AC is perpendicular to AB and DB is perpendicular to AB. Let AD and BC meet at E. So what is AE upon में AD plus BE upon में BC? ओके, सो हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन है AB पहले तो एक स्ट्रेट लाइन है, तो हम एक स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं AB। एंड C and D जो है वो पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ AB है। C and D सेम साइड ऑफ AB है। तो मान लीजिए अगर यहां पे C होगा, यहां पे D होगा, ओके, सच दैट AC इज परपेंडिकुलर टू AB और DB इज परपेंडिकुलर टू AB, ओके। और AD एंड BC मीट एट E, और वो मीट भी करने चाहिए। चलो मैं ऐसे थोड़ा सा इनमें डिफरेंस रख रहा हूं ताकि वो मीट भी करें। सॉरी, ये थोड़ा सा यहां पे मीट कर दो इसको, और इसको यहां पे मीट कर दो। दिस इज E पॉइंट जहां पे वो मीट करेंगे, ACBD। ओके, सो हमसे पूछा है AE अपॉन में AD प्लस BE अपॉन में BC किसके बराबर होना है। तो क्या कर सकते हैं यहां से? अगर आप देखेंगे तो हमारे पास क्या सिचुएशन बनेगी। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक सिचुएशन है। अगर मैं ट्रायंगल वाइज बात करता हूं, कौन कौन से ट्रायंगल रखते हैं? ट्रायंगल अगर मैं AE और ओके, इसको मैं एक ड्रॉ कर लेता हूं यहां तक, ठीक है। इसको अगर मैं ड्रॉ करता हूं दैट दिस इज EF, तो अगर मैं AEF ट्रायंगल AEF एंड ट्रायंगल ABD की बात करूं, आई होप सभी को पता है एंगल कॉमन है इनमें। ये 90 है, ये 90 है, तो 90 डिग्री भी कॉमन है। और अगर ये 90 डिग्री है तो दैट मीन ये पैरेलल लाइंस भी है, पैरेलल लाइन है तो ये एंगल भी सेम है। तो दैट मीन बहुत इजीली आप बोल सकते हैं कि आपके पास जो ये दोनों ट्रायंगल है ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। क्या क्या करा हमने? ए पे जो एंगल है वो दोनों में कॉमन है, 90 डिग्री F पे है, 90 डिग्री B पे है, तो ये सिमिलर ट्रायंगल हो गई।
ठीक है। सो अगर ये सिमिलर ट्रायंगल है तो यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि जो ए ई अपॉन में ए डी होगा वही कहीं ना कहीं ए एफ अपॉन में ए बी होगा। सेम वे में दूसरी साइड अगर हम दूसरी ट्रायंगल को देखते हैं, कौन सी, बीई एफ, ट्रायंगल बीई एफ को, अब देखो सिमिलरिटी तो लगानी पड़ेगी इसमें, और ट्रायंगल बी ए सी को, तो सेम सिचुएशन है, ये एंगल कॉमन है, बी एंगल दोनों में कॉमन है, 90 डिग्री दोनों में है, यहां पे भी 90 है, यहां पे भी 90 है, और लाइन अगर 90 डिग्री तो लाइन भी पैरेलल होगी ऑब्वियसली, तो ये भी सिमिलर है। तो आप ये बोल सकते हैं, और जब सिमिलर होती है तो रेशो उनका सेम आता है, तो दैट मीन बीई अपॉन में बी सी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन में बी ए आएगा। अब यहां से जो मुझे पूछा है फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है कि ए ई अपॉन में ए डी प्लस बीई अपॉन में बी सी किसके बराबर होगा। ए ई अपॉन में ए डी इज ए एफ अपॉन में ए बी प्लस बीई अपॉन में बी सी इज बी एफ अपॉन में अगेन ए बी, बी ए बी एक ही बात है, कॉमन लेंगे, सो दिस इज ए बी, ऊपर बनेगा ए एफ प्लस बी एफ एंड दिस इज इक्वल टू ए बी अपॉन में ए बी, बिकॉज ए एफ प्लस बी एफ इक्वल है, और वो सॉरी इक्वल नहीं है, लेकिन ए एफ प्लस बी एफ जो है वो ए बी बना देंगे, सो दिस इज इक्वल टू 1। यही मैंने निकालना था कि ये किसके बराबर होगा, सो इट शुड बी सी ऑप्शन। 79 हमारे पास है, हमें कहा है कि कंसीडर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ अ साइड ऑफ यूनिट लेंथ, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी यूनिट लेंथ है, अ न्यू इक्विलेटरल ट्रायंगल इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द फर्स्ट वन। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करके एक और इक्विलेटरल ट्रायंगल है, देन थर्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल इज फाउंड बाय द मिड पॉइंट, अगेन हमने मिड पॉइंट को ज्वाइन करके एक और ट्रायंगल बना दिया। ओके ओके, सो द प्रोसेस इज कंटिन्यूड, द सम पैरामीटर ऑफ ऑल ट्रायंगल दस फॉर्म कितना होगा, मतलब यही चीज चलती रहेगी और आगे और आगे, तो ये सारी की सारी ट्रायंगल बननी है ना, उनका जो पैरामीटर का सम है वो कितना बनना है, ठीक है, ये हमने बताना है कि इनका जो पैरामीटर का सम है वो कितना बन सकता है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है साइड ऑफ यूनिट लेंथ है, यूनिट लेंथ का मतलब है कि अगर ये 1 है, यूनिट लेंथ मतलब 1 सेंटीमीटर बोल सकते हैं, 1 यूनिट बोल सकते हैं, तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ठीक है। सो इसका पैरामीटर कितना होगा, ए बी सी का, ट्रायंगल ए बी सी का पैरामीटर कितना हो गया, 3, 1 + 1 + 1, सो दिस इज 3। ओके, सो देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा जब आपके पास इनफिनाइट ट्रायंगल बनती है, ठीक है, जब भी आपके पास इनफिनाइट ट्रायंगल बनती है तो जो एरिया आता, पैरामीटर आता है, पैरामीटर ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स आता है, ठीक है, ऑल द ट्रायंगल्स जो आपके पास पैरामीटर आएगा वो कितना होता है, वो होता है ट्वाइस ऑफ ओरिजिनल ट्रायंगल, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। सो दिस इज इक्वल टू 2 × 3, सो आपका आंसर कितना आना है, 6। कोई इसको इन्फिनाइट लगा देंगे, लेकिन इन्फिनाइट ये कभी नहीं बनेगा, दिस इज ऑलवेज ट्वाइस ऑफ द ओरिजिनल ट्रायंगल, ठीक है। बाकी अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आप सॉल्व करते हुए इसमें सिमिलरिटी का रूल लगाएंगे जो पिछले क्वेश्चन में किया था, मतलब अगर आपको सॉल्व करके देखना हो, बट आप 10th क्लास में नहीं कि आपको प्रूव करना है, अगर आप ये लाइन याद रखते हैं आई थिंक ये क्वेश्चन आपका बहुत इजीली हो जाना है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 80, हमें कहा है कि लेट ए बी सी डी बी अ पैरेललोग्राम, लेट पी क्यू आर एस बी द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी, बी सी सी डी डी ए रिस्पेक्टिवली। तो एक पैरेललोग्राम है ए बी सी एंड डी, एंड हमें कहा है कि पी क्यू आर एस जो है वो मिड पॉइंट है ए बी के, पी क्यू आर एस, तो इनको मैं अगर ज्वाइन करूंगा तो ये इस तरह से बनेगा। ओके, सो नाउ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीएस इज लेस देन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीएसआर। एपीएस का जो पीक्यूआरएस, एपीएस जो है वो किससे लेस होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीएसआर से लेस होना चाहिए। ओके, इफ बीडी इज लेस देन एसी, अगर बीडी जो है वो लेस देन एसी है, ओके, बीडी लेस देन एसी भी है, जैसे मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, तो इस बारे में भी सोचते हैं। एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू 4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल बीपीक्यू। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज 4 ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल बीपीक्यू। चलिए सो देख लेते हैं क्या सिचुएशन है हमारे पास, और हमारे पास ऑप्शन जो है वो 1, 2 बोथ एंड नाइदर, दोनों चारों ऑप्शन ये इस तरह से हैं। तो चलो ट्राई कर लेते हैं कि क्या सिचुएशन है।
तो सबसे पहले तो अगर हम देखें तो हमारे पास क्या बनेगा, हमें कहा है कि BD जो है ना वो लेस देन AC है, ठीक है, मतलब जो डायगोनल है ना BD वो AC से लेस है। तो इस हिसाब से हम ये भी बोल सकते हैं कि जो इसका हाफ आना है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि 1/2 ऑफ जो BD आएगा ना वो भी तो लेस ही होगा ना फिर 1/2 ऑफ AC से। तो दैट मीन हम ये बोल सकते हैं कि जो आपके पास कौन आएगा, ओके, सो जो आपके पास SR आना है, ठीक है, यहां पे अगर हम देखेंगे तो हमारे पास क्या सिचुएशन बनेगा। सो BD का हाफ अगर मैं कर दूंगा तो BD का हाफ, तो BD का हाफ ये SP बन जाने, तो SP जो है वो डेफिनेटली लेस देन होना चाहिए AC का हाफ SR से। तो ऐसे भी लिख सकते हैं आई थिंक, अगर आपको क्लियर होगा, क्योंकि इसका ये जो हाफ होता है यही SP होता है, डायगोनल का ही हाफ होता है ये जो मिड पॉइंट होते हैं। तो ऐसे मैं लिख सकता हूं इनको। और फिलहाल अगर देखेंगे तो हमारे पास क्या सिचुएशन बन जानी है, ओके ठीक है, हमसे पूछा क्या है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल APS जो होगा ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल APS वो लेस होना चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल DSR। देखो ज्यादा बहुत ज्यादा डिटेल में ना पढ़ते हुए एक सिंपल सी चीज समझो, अगर आपको ये क्लियर होगा, जब भी हम सिमिलरिटी की बात करते हैं, ठीक है, अगर हमारे पास सिमिलरिटी आ जाए, क्योंकि ये ऑब्वियसली पैरेललोग्राम के मिड पॉइंट है तो सिमिलरिटी प्रूव हो जानी है। सो पॉइंट ये है कि जो आपके पास ट्रायंगल्स का एरिया होता है वो साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है, साइड का स्क्वायर का रेशियो होता है, तो जिसकी साइड कम होगी उसका एरिया भी कम आना चाहिए, ठीक है। सो अगर मैं बात करता हूं APS की, APS और दूसरी ट्रायंगल हमारे पास है DSR, DSR, तो क्योंकि AP जो है वो AP नहीं सॉरी, इसमें मेरे पास SP यूज हो रहे हैं, तो अगर SP जो है वो लेस देन है SR से, तो जो इसका स्क्वायर आएगा, यानी कि हमें पता है कि एरिया जो है वो साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, तो जब ये लेस है, साइड लेस है, तो एरिया भी लेस होना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल सही है, पहली स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट सही होनी चाहिए। आई होप अगर आप ये समझ रहे होंगे पॉइंट क्या है, क्योंकि आपके पास देखो बाकी जो है वो कॉमन है, ठीक है, अगर आप बाकी देखेंगे तो आपके पास जितना AS है उतना SD है। इस ट्रायंगल में एरिया जो कंपेयर होगा, इस ट्रायंगल की बात कर लेते हैं, इसी यही लिख देता हूं, AS इसका और उसका SD कॉमन है, इसका AP और उसका DR ये भी कॉमन है, तो इनकी दो साइड्स तो कॉमन है। तीसरी साइड में क्योंकि एक साइड लेस है तो उसका एरिया भी लेस आ जाएगा, तो दैट्स वाई ट्रायंगल APS क्योंकि लेस, ये साइड लेस है तो वो एरिया में भी लेस होनी है। तो पहला तो सही है। दूसरा देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज 4 टाइम एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ। BPQ देख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ। ABC ये वाला बनेगा ABC और BPQ ये छोटे वाली ट्रायंगल बनेगी, ओके। सो नाउ अगर ये 1 यूनिट होगा तो ये भी 1 होगा, तो पूरा AB 2 यूनिट होगा। हमें पता है कि जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन में रेशियो जो होता है साइड एरिया का अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ, वो किसके बराबर होगा, साइड के स्क्वायर के बराबर, तो AB का स्क्वायर अपॉन में BP का स्क्वायर। सो दिस इज 2 का स्क्वायर अपॉन में 1 का स्क्वायर, सो दिस इज 4 अपॉन में 1। तो आई थिंक यहां से बन जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल BP, कौन सा था ये, Q, एंड यही मुझे प्रूव करना था, सो इट शुड बी अगेन ट्रू। सो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहां पे, D, नाइदर 1 नॉर 2, ठीक है। सो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन पार्ट 8 के। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे। थोड़ा सा आज का सेशन लेंदी हो गया क्योंकि क्वेश्चन इसमें कुछ ऐसे थे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे। कोई भी अगर डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल जो है आप मुझे टेलीग्राम पे जरूर फॉलो करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए सो दैट आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन मिल जाएं। तो सभी को मेरी तरफ से थैंक यू। सो स्टे सेफ, कीप प्रिपेयरिंग, हैव अ नाइस इवनिंग एंड जय हिंद।